हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे पेरेंट्स को ये जानने में प्रॉब्लम आती है कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड अपडेट्स। तो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारी चीजें ए टू जेड आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड इस वीडियो के बाद किसी और चीज को आपको देखने सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कास्ट सर्टिफिकेट की बात करेंगे कि कितने तरह की कास्ट हैं जो सेंट्रल लिस्ट में आती हैं, स्टेट लिस्ट क्या होती है, कास्ट सर्टिफिकेट कितने टाइप का होता है, सेंट्रल और स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट में फ़र्क कैसे करना, कितने साल तक वैलिड होता है, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए कितने साल तक वैलिड होता है, कहाँ से बनवाना है, बनवाने में कितने पैसे लगते हैं और बनवाने के लिए कहाँ से अप्लाई करना पड़ता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं ताकि हम उसका सर्टिफिकेट बनवाएं। ठीक है, अगर कोई हमारा अप्लाई नहीं कर रहा है तो हम खुद से कैसे कास्ट सर्टिफिकेट बनाएं, कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ गलत हो गया तो उसको सुधार कैसे करवाएं, सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। पैसे कितने लगेंगे कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में, ए टू जेड कास्ट सर्टिफिकेट की सारी डिटेल आज के वीडियो में मैं देने वाली हूं। चाहे आप जिस भी एग्जाम के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं या बनवा चुके हैं, एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें कास्ट सर्टिफिकेट लगता ही लगता है। चाहे वो नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, मेडिकल का कोई भी एग्जाम हो, इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, सीयूईटी का एग्जाम हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम हो, किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बड़ा जरूरी होता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ए टू जेड सारी डिटेल में बात करूंगी, कुछ भी छोड़ूंगी नहीं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन आपके बड़े काम का है। ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट का दूसरा नाम होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, इसी को हिंदी में कहा जाता है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र यानी कि आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हो उसका प्रमाण, और जाति के अनुसार रिजर्वेशन मिलता है। जैसे जो पिछड़ी जातियों से हैं, जो अनुसूचित जातियों से हैं, जिनका थोड़ा सा सामाजिक दर्जा पहले से कम रहा है, उनको आगे बढ़ने का मौका देने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, पहली बात तो ये दो तरह का होता है। जो आपके जाति प्रमाण पत्र होते हैं वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है आपका सेंट्रल लेवल का, सेंट्रल लेवल का होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपके स्टेट लेवल का। चाहे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, कहीं से भी आप बिलोंग कर रहे हो, हर एक स्टेट में सेंट्रल लेवल का अलग होता है और स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट अलग होता है, और दोनों के बारे में ही आपको जानना चाहिए। अगर सेंट्रल लेवल को हम केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मानते हैं, केंद्र सरकार उसको मान्यता देती है, और इसको जो मान्यता देती है वो आपकी राज्य सरकार मान्यता देती है, यानी कि आपका खुद का स्टेट मान्यता देता है। ठीक है, सरकार, दोनों में फर्क करना भी सिखाऊंगी। तो एक एक करके सारी बातें समझा रही हूँ, पेशेंस के साथ देखिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट दो तरह के होते हैं, सेंट्रल और स्टेट। सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ लगता है, कोई भी अगर पूरे ऑल इंडिया की कोई भी एग्जाम चल रही है, जैसे मान लीजिए नीट का एग्जाम, नीट का एग्जाम किसी स्टेट के लिए नहीं होता, इंडिया के सभी बच्चों के लिए होता है। जेई का एग्जाम किसी स्टेट के लिए नहीं होता, इंडिया के सभी बच्चों के लिए होता है। ठीक है, तो जितने भी पूरे ऑल इंडिया के एग्जाम होते हैं उसमें हमेशा सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, चाहे वो जो भी एग्जाम हो। अगर वो इंडिया के सारे बच्चे दे रहे हैं तो उसके लिए आपका जो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगेगा। यानी कि नेशनल लेवल एग्जाम्स के लिए, नेशनल लेवल एग्जाम के लिए, नेशनल लेवल एग्जाम के लिए आपका कौन सा लगता है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपके स्टेट का कोई स्पेशल एग्जाम है, सिर्फ आपके स्टेट में कराया जा रहा है, जैसे कि यूपी स्टेट में यूपी टेट कराया जा रहा है एग्जाम, ठीक है, यूपी टेट एग्जाम कराया जा रहा है, बिहार टेट कराया जा रहा है, बिहार पुलिस की भर्ती निकली है, यूपी पुलिस की भर्ती निकली है, तो ये सब में आपका स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट यूज होता है। यानी कि किसी स्टेट के लिए, किसी राज्य के लिए अगर कोई फॉर्म निकला हुआ है, किसी राज्य के लिए कोई भर्ती निकली हुई है, किसी राज्य के लिए कोई एग्जाम हो रहा है, तो उसमें आपका स्टेट लेवल का लगता है। यानी कि इसमें आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स आते हैं, स्टेट लेवल एग्जाम्स। दूसरी बात, अगर आपने इंडिया लेवल का कोई एग्जाम दिया और उसकी जो काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग मतलब एडमिशन की प्रक्रिया, एडमिशन की प्रोसेस, एग्जाम देने के बाद काउंसलिंग होती है,
ठीक है, काउंसलिंग में पता चलता है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, एग्जाम देने के बाद आपके नंबर आए, नंबर आने के बाद पता चलता है कि कौन सी जगह आपको नौकरी मिलेगी या कौन सी जगह आपको कॉलेज मिलेगा, वो काउंसलिंग से मिलता है। तो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो कभी कभी इंडिया लेवल पे भी कराई जाती है और कभी कभी स्टेट लेवल पे भी कराई जाती है। तो भले ही एग्जाम इंडिया लेवल का हो, लेकिन अगर काउंसलिंग स्टेट लेवल की हो रही है तो उसमें भी आपका स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे नीट का एग्जाम हुआ, नीट का एग्जाम होने के बाद बिहार की काउंसलिंग अलग चल रही है, यूपी का अलग चल रहा है, राजस्थान का अलग चल रहा है। तो जिस जिस स्टेट का काउंसलिंग अलग अलग चल रहा है उस स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, सेंट्रल वाला नहीं लगेगा। तो स्टेट काउंसलिंग की जब बात आएगी, चाहे भले एग्जाम सेंट्रल लेवल का हो, लेकिन स्टेट अगर काउंसलिंग चल रही है तो उसमें भी आपका स्टेट लेवल का ही जो फॉर्म है वो स्टेट लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। बात समझ में आ गई, दोनों का मतलब समझ में आ गया। अब मान लीजिए आपने कहीं से कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया, अब आप दोनों में फर्क कैसे करेंगे कि स्टेट वाला कौन सा है, सेंट्रल वाला कौन सा है? आप भूल गए, आप नहीं समझ पा रहे कि स्टेट वाला कौन सा है या सेंट्रल लेवल वाला कौन सा है। तो उसमें फर्क कैसे करना है वो समझा देती हूँ। दूसरी बात कि अगर मान लेते हैं आपने कहीं से बनवाया और आपको उन पर भरोसा नहीं है कि उसने स्टेट का बनाया या सेंट्रल का बनाया, आपको ऐसा कुछ भरोसे का इशू है, कुछ डर है, तो आप कैसे पहचानोगे कि सेंट्रल वाला कौन सा है और स्टेट वाला कौन सा है? मैं आपको पहचानना सिखा देती हूँ। पहले मैंने आपको टाइप बता दिए और इसको कितने नामों से जाना जाता है वो बता दिया। अब पहचाने कैसे, कैसे पहचाने, कैसे पहचाने ये देख लेते हैं कि कैसे पहचाने कौन सा स्टेट का है कौन सा सेंट्रल का है। अगर कोई सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है और दूसरा आपका क्या है, स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है, स्टेट लेवल का है, तो सेंट्रल लेवल में हमेशा कहीं ना कहीं लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहीं ना कहीं क्या लिखा होगा, जैसे मान लेते हैं ऊपर आपके स्टेट का नाम लिखा है, क्योंकि हमेशा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका स्टेट ही जारी करवाता है। तो किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट में चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो स्टेट का हो, ऊपर हमेशा आपके स्टेट का नाम लिखा होगा। जैसे मान लीजिए आपने सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवाया उत्तर प्रदेश से, तो नीचे ऊपर लिखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। यहां पे भी स्टेट में भी ऊपर क्या लिखा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये तो दोनों बात में सेम हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार लिखने के बाद यहां पे सेंट्रल लेवल में कुछ लाइन लिखा होगा और लाइन लिखने के बाद लिखेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या लिखा रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन स्टेट लेवल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको, ठीक। दूसरा यहां पे अगर आपने ऑनलाइन बनाया तो यहां कहीं क्यूआर कोड आपको नजर आएगा और नीचे लिखा होगा केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित, ऐसा लिखा होगा। तो ये दो चीज पहचान होती है सेंट्रल लेवल की। पहला तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ दिख जाएगा और दूसरा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या प्रमाणित, ऐसा लिखा होगा, केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित, ऐसा लिखा होगा। तो आपके स्टेट का नाम तो ऊपर लिखा होगा, भले ही वो आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट क्यों ना हो, स्टेट का नाम ऊपर लिखा होगा जहां से आपने बनवाया है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है या इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है या केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित लिखा है, इसका मतलब आपका वो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देती हूं, ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है इसमें आपको मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूं, जो आपका लिखा हुआ है ऊपर, ये मेरा ही कास्ट सर्टिफिकेट है, इसमें लिखा हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि इसमें भले ही ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हो लेकिन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दिया, मतलब ये सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट है। इसी को थोड़ा नीचे की तरफ दिखा दे रही हूं, यहाँ पे क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड के बगल में देखिए लिखा है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार लिखा हुआ दिख गया आपको, यानी कि ये आपका सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट है। समझ गए। अब स्टेट वाले की बात कर लेते हैं। स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट में ये दोनों ही चीज आपको दिखाई नहीं देंगी, ये दोनों चीज दिखाई नहीं देंगी। और ज्यादातर जो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट की भाषा में होता है। जैसे कि अगर यूपी है, बिहार है, यहाँ पे ज्यादातर आपको हिंदी में देखने को मिलेगा कि पूरा का पूरा कास्ट सर्टिफिकेट आपका हिंदी में है,
ठीक है। और दूसरा, यहां पे प्रमाणित की जगह लिखा होगा तहसीलदार द्वारा प्रमाणित, राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित, ये सब लिखा होगा। ये सब चीजें यहां भी लिखी हो सकती हैं, लेकिन दोनों में फर्क करना है तो सबसे अच्छा तरीका है ये दोनों शब्द ढूंढ लो। ये दोनों शब्द आपको मिल गए मतलब सेंट्रल लेवल है, नहीं दिख रहा है ये दोनों शब्द मतलब क्या है, स्टेट लेवल है। तो स्टेट लेवल को पहचानने का तरीका यह है कि उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित ये शब्द नहीं लिखे होंगे, और ज्यादातर चांस ये है कि वो पूरा का पूरा हिंदी में या आपकी स्थानीय भाषा में होगा। सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होता है या फिर सिर्फ इंग्लिश में होता है। सेंट्रल लेवल का आपका क्या होगा, या तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में होगा, या फिर ओनली इंग्लिश में होगा। अलग अलग स्टेट की अलग अलग मतलब व्यवस्था है, जैसे कि यूपी में हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, बिहार में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे हिंदी मान्यता नहीं होती तो वहां सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखा होगा। लेकिन जो आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें आपकी राज्य की भाषा थोड़ी बहुत जरूर लिखी आपको मिल जाती है, ऐसा होता है। तो ये चीज आप देख करके पहचान सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा देती हूँ, ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ बिहार द्वारा स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट। इसमें आपको देख रहे होंगे पूरा का पूरा हिंदी का पैराग्राफ लिखा हुआ है, और कहीं भी आपको ये नहीं लिखा हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित, राज्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसे ही आप गुजरात का देख लो, गुजरात का आप देख रहे होंगे, गुजरात का जो मैंने आपको दिखाया इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित, ये नहीं लिखा हुआ है। यहीं पे गुजरात का मैं दूसरा आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए आपका नीचे लिखा हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये चीज इसमें लिखी हुई है, साफ साफ लिखी हुई है। तो कहीं भी आपको अगर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित मिल गया, यानी कि वो स्टेट का कास्ट, यानी कि वो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है, स्टेट का नहीं है। बात समझ गए? तो ये दो बड़ी सबसे बड़ी पहचान है, ये दो चीज मिल जाए मतलब सेंट्रल का है, ये तो चीज नहीं मिले तो मतलब स्टेट का है। फर्क करना सीख गए आप। तो मैंने पहचानना बता दिया और कितने प्रकार का होता है ये बता दिया। नेक्स्ट बात, आप कैसे जानो कि आप कौन से कास्ट में आते हो? अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो MCC कास्ट लिस्ट, या फिर लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, या फिर CCMT की वेबसाइट पे जा सकते हो। CCMT की वेबसाइट पे आपको सारी कैटेगरी की लिस्ट मिल जाएंगी कि कौन कौन से लोग कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। वहां पे जा करके आप आराम से देख सकते हो, या फिर आप गूगल पे सिंपल सर्च करोगे सेंट्रल लिस्ट ऑफ कास्ट, तो सारा एक किनारे से वेबसाइट आ जाएंगी जो भी सेंट्रल लिस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो एक तो सेंट्रल लिस्ट आपको मिल जाएगी, और अपने स्टेट के लिए ढूंढना है तो अपने स्टेट के लिए गूगल पे ढूंढ लो यूपी सरकार द्वारा कास्ट लिस्ट ऑफ कैटेगरीज बाय यूपी गवर्नमेंट, या फिर बिहार गवर्नमेंट, जो भी आपको ढूंढना है आप ढूंढ सकते हो। आपके एग्जाम्स के वाइज भी ढूंढ सकते हो, आप नॉर्मली गूगल पे भी ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है CCMT की वेबसाइट पे जाओ, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो कहां से ढूंढना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बता देती हूं कि सेंट्रल लिस्ट में कितने तरह की कास्ट होती हैं। देखिए, एक तो सेंट्रल लिस्ट होती है आपकी, सेंट्रल लिस्ट में जो लोग जिस कास्ट में आते हैं वही वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सेंट्रल लिस्ट में आपकी आते हैं जनरल कास्ट, जनरल। दूसरा आता है आपका OBC, और OBC में दो लोग आते हैं, OBC NCL और OBC CL, ठीक है। इसके बाद आपका जो होता है वो होता है SC कैटेगरी, इसके बाद होता है आपका ST कैटेगरी। ये चार ही कैटेगरी होती हैं, ये चार ही कास्ट होते हैं, इसके अलावा सेंट्रल लिस्ट में कोई कास्ट नहीं होते। अभी कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेगा कि मैम EWS तो आप भूल गए, मैम PWT तो आप भूल गए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कास्ट नहीं है, ये स्पेशल कोटा है, ये कास्ट नहीं है। EWS मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, इसका कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा होता है PWD मतलब पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी कि जो शारीरिक रूप से अपंग है, दिव्यांग है, उनको कहते हैं PWD। ये कास्ट नहीं है। तो हम आज कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट में नहीं आते। जो बातें मैं बोलूंगी वो इन सर्टिफिकेट पे लागू नहीं होंगे। अगर आपको इन पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इन पे अलग से वीडियो बना दूंगी। लेकिन EWS और PWD कास्ट में नहीं आते। मैं आपको ये भी बता दूंगी कि ये दोनों कहां से बनते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं हटा देती हूँ, ये कास्ट नहीं है। जनरल वाले स्टूडेंट्स, जनरल वाले, ये किसी भी
इनको सामान्य कहा जाता है, इनको कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं होती, इनका कास्ट सर्टिफिकेट बनता नहीं है, इनको कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही ओबीसी सीएल वालों को भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं मिलती, इनको कोई भी रिजर्वेशन, कोई भी छूट इनको नहीं दी जाती है, चाहे वो जो भी एग्जाम हो। ओबीसी सीएल और जनरल वालों को कोई छूट नहीं मिलती है। सीएल मतलब होता है क्रीमी लेयर, एनसीएल मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। एनसीएल मतलब ऐसे लोग, देखिए एनसीएल और सीएल का पहले तो कुछ और मतलब था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो मतलब है वो आपको बता देती हूँ। सीएल मतलब ये होता है ऐसे लोग जिनकी 8 लाख से ज्यादा की इनकम हो सालीना, जिनके परिवार की इनकम जो है वो 8 लाख से ज्यादा हो, उनको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता, उनको सीएल कहा जाता है। जिनका 8 लाख रुपए से सालीना इनकम कम हो, यानी कि आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है, तो आप ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो और आपको उसका फायदा मिलेगा। यानी कि 8 लाख से कम इनकम वालों को, 8 लाख से कम पर ईयर, 8 लाख से कम इनकम वालों का क्या बनता है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आपको ओबीसी एनसीएल अगर बनाना है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, बात आती है एससी और एसटी की। एससी और एसटी जो होते हैं, एससी मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट और एसटी मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको हिंदी में कहते हैं हम अनुसूचित जाति और नीचे वाले को अनुसूचित जनजाति। सबसे ज्यादा रिजर्वेशन अनुसूचित जनजातियों को मिलता है, एसटी वालों को मिलता है। अब ये सारे सेंट्रल लिस्ट में आते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी कास्ट होती हैं जो स्टेट की लिस्ट में आती हैं, जैसे कि आपका ईबीसी हो गया, ठीक है, आपका बीसी हो गया, ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज जो हैं वो स्टेट की लिस्ट में आती हैं। उसकी बात दूसरी है, सेंट्रल लिस्ट में केवल इतने कास्ट आते हैं और जिसमें से आपको जनरल और ओबीसी सीएल का सर्टिफिकेट देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आपका ओबीसी एनसीएल वाले सर्टिफिकेट बनाते हैं, एससी वाले बनाते हैं और एसटी वाले बनाते हैं। बात समझ में आ गई। अब किसका सर्टिफिकेट कैसे बनेगा और किसका सर्टिफिकेट कितने साल तक वैलिड रहता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी तो हर कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी तो लाइफ टाइम की होती है, मतलब आजीवन वो वैलिड रहता है। लेकिन कुछ एग्जाम वाले अपना अपडेटेड वर्जन मांगते हैं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करके हमको दो। जैसे नीट का हो गया एग्जाम, जेई का हो गया, जितने भी एग्जाम वाले होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, सारे लोग कहते हैं भले लाइफ टाइम की वैलिडिटी है लेकिन हमको तो भाई अपडेटेड चाहिए, हम तुम्हारा पैसा खर्च करवाएंगे। तो आपको अपडेट कराना पड़ता है, भले उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, आपको अपडेट कराना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, आपको क्या कराना पड़ेगा, अपडेट कराना पड़ेगा। तो अगर आप ओबीसी से हो तो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं चलता, 1 साल तक आपका चल जाता है सारे एग्जाम्स में। 1 साल तक कहने का मतलब कि अगर आप 2026 में एग्जाम दे रहे हो तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, उससे एक दिन भी पहले का ना हो। अगर आप 2026 में कोई एग्जाम दे रहे हो तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। समझ गए? तो जो साल है वो कहां से गिनती शुरू होती है, गिनती शुरू होती है 1 अप्रैल के बाद से। तो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा जिस साल आप एग्जाम देने जा रहे हो उसके 1 साल पहले तक का 1 अप्रैल के बाद से होना चाहिए। जैसे 2026 में किसी भी महीने आप एग्जाम देने जा रहे हो तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये 1 साल की वैलिडिटी मानी जाती है इसकी सारे एग्जाम्स में। तो अगर आप ओबीसी से हो, ओबीसी एनसीएल कहते हैं हम इसे, ओबीसी एनसीएल से हो तो 1 साल से ज्यादा पुराना आपका है तो आप उसे अपडेट करवाइए। ठीक, अच्छा, बात आती है एससी और एसटी की। एससी और एसटी का बार बार अपडेट नहीं होता। अच्छा, ये चीज मैं सेंट्रल वाले के लिए भी बोल रही हूँ, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी और स्टेट के लिए भी, दोनों के लिए ओबीसी वालों को अपडेट कराना पड़ता है। और एसटी का भी मैं सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए बोल रही हूं। अगर आपका 10 साल से ज्यादा पुराना है तो उसे अपडेट कराइए। लेकिन अगर 10 साल से कम पुराना है तो अपडेट कराने की कोई जरूरत आपको नहीं है, आपका वो लग जाएगा। एससी और एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट बार बार नहीं बनता। ये चीज मैं आपका स्टेट के लिए भी बोल रही हूँ, स्टेट लेवल के लिए भी, स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट और सेंट्रल लेवल के लिए भी, सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। तो आपको वैलिडिटी समझ में आ गई। कहने को वैलिडिटी लाइफ टाइम है, लेकिन जितने भी लोग एग्जाम कराते हैं ओबीसी वालों का हर साल अपडेटेड मानते हैं और एससी एसटी वालों का कम से कम 10 साल के अंदर का ही हो, 10 साल से ज्यादा का नहीं लेते हैं वो। ठीक है, तो 10 साल से ज्यादा पुराना अगर आपका हो गया है तो उसे आप वापस से अपडेट करवाइए, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो। तो वैलिडिटी मैंने आपको समझा दी। अब
अगली बात कर लेते हैं, मैंने आपको कितने प्रकार होते हैं और क्या फर्क होता है और वैलिडिटी, ये 3 चीज मैंने आपको समझा दी। अब बात कर लेते हैं कि पैसे कितने लगते हैं। पैसे कितने लगते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में आपको 50 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक खर्चा आ सकता है, डिपेंड करता है कि आप कहां से बनवा रहे हो। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन बनवाते हो, ऑनलाइन, तो ऑनलाइन बनाने का करीबन 100 रुपए का खर्चा आता है, लेकिन अगर आप किसी साइबर कैफे वाले से बनवा रहे हो तो वो अपना चार्ज भी जोड़ के बताएगा, और वो अपना चार्ज जो जोड़ के बताएगा हो सकता है आपसे 200 रुपए एक्स्ट्रा ले ले, वो अपना काम करने का पैसा ले ले वो आपसे। ठीक है, ऐसे ही आप ऑफलाइन बनाते हो, ऑफलाइन, तो ऑफलाइन बनाने में आपका 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक का खर्चा आता है, और इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट देने की जरूरत नहीं होती। हाँ, आप कोई घूस ले तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली इसमें जरूरत नहीं होती। और ऑफलाइन कहाँ से बनवाते हैं, ऑफलाइन बनता है आपका तहसील से, या फिर आप एसडीएम के ऑफिस से बनवाइए, या फिर आप डीएम के ऑफिस से बनवाइए। इतने जगहों से आपका क्या बनता है, ऑफलाइन बनता है। ऑफलाइन कैसे बनता है, देखिए, मान लेते हैं आपको एग्जाम देने जा रहे हो और उस एग्जाम का मतलब डिटेल लिस्ट आया हुआ है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया हुआ है, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है। उस फॉर्मेट का आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, प्रिंट आउट लेकर के पहुंच जाइए तहसील पे, और उस चीज का जो नाम, पता, वो सारी चीजें हैं वो भर दीजिए, और तहसील पे पहुंच के वहां पे मोहर लगवा लीजिए। ये होता है ऑफलाइन काम। ठीक है, कि जो भी एग्जाम के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, उस एग्जाम का देखो कि क्या फॉर्मेट उन्होंने दे रखा है, और उसका प्रिंट आउट निकालो। प्रिंट आउट निकलने के बाद तहसील पे पहुंच जाओ, या फिर एसडीएम डीएम के ऑफिस पे पहुंच जाओ, वहां से आप मोहर लगवा लो, उनका साइन करवा लो। ये ऑफलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन में किसी अच्छे साइबर कैफे वाले के पास आप जा सकते हो। ज्यादातर ऑनलाइन वाला एक्सेप्टेड होता है, तो कोशिश करना अगर आप बनवा रहे हो तो ऑनलाइन बनवाइए। या तो आप साइबर कैफे पे जा सकते हो, या फिर अगर आपको खुद बनाना है, खुद अप्लाई करना है, तो खुद अप्लाई करने के लिए आप कौन सी वेबसाइट्स पे जाएंगे, आप जाएंगे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। ठीक है, या फिर आप जाएंगे ई सेवा पोर्टल, इन पे आप जाएंगे और जा करके आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं, या फिर अपने स्टेट के गवर्नमेंट का जो भी पोर्टल है आपके स्टेट गवर्नमेंट का, उस पे आप जा सकते हैं। तो ये 2 वेबसाइट्स होती हैं जहां पे जा करके आप खुद अप्लाई कर सकते हैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनने के लिए। इन वेबसाइट्स पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर कास्ट सर्टिफिकेट, तो वहां से आप अप्लाई कर पाएंगे। अब कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पैसा मैंने आपको बता दिया, कहां से बनवाना है बता दिया। या तो आप ऑफलाइन प्रिंट आउट निकाल के ले जाइए, या फिर वैसे ही पहुंच जाइए तहसील पे आप और कहिए कि हमको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। तो कास्ट सर्टिफिकेट में ज्यादातर लोग फॉर्मेट मांगते हैं कि फॉर्मेट ले आओ, हम मोहर लगा के दे देंगे। लेकिन अगर आप फॉर्मेट नहीं भी ले जाते हो तो उनका काम है वो आपको बना के दे, लेकिन उसमें समय लगेगा। ठीक है, अच्छा, और हो सकता है कई बार वो कामचोर हो तो ना भी करे। तो अच्छा ये होगा कि आप अगर फॉर्मेट लेके जाएं। फॉर्मेट कहाँ से लेना है, जैसे मान लेते हैं कोई भी एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो उस एग्जाम का पूरा डिटेल आता है, ब्यौरा आता है, पीडीएफ आती है उसको, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन। वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पीडीएफ में एकदम नीचे की तरफ जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा आपके कास्ट के लिए। उसका आप प्रिंट आउट निकाल लेना किसी साइबर कैफे पे जाके। प्रिंट आउट निकालने के बाद वो कागज लेके पहुंच जाना, आराम से वो आपको बना के दे देंगे। ठीक, अच्छा, और जो ऑनलाइन वाला काम है वो किसी अच्छे साइबर कैफे के पास जाओगे, वो आपका अप्लाई कर देगा, कुछ पैसा अपना चार्ज करेगा, वो आपका अप्लाई कर देगा और ऑनलाइन आपका बनके आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऑनलाइन में भी ऐसे मोहर लगी होती है, वो आप देख लेना। या फिर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से या ई सेवा पोर्टल से आप खुद अप्लाई कर दो, आराम से अप्लाई हो जाता है, कोई ज्यादा समस्या नहीं आती। समझ गए बात को। तो ये तो हो गई कैसे बनवाओगे। अब बनवाने में क्या क्या लगेगा वो बता देती हूँ, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए बनवाने के लिए। पहली बात तो आप लिस्ट चेक कर लेना कि आप लिस्ट में आते हो कि नहीं आते हो। ऐसा नहीं कि आप ओबीसी से हो और एससी का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो, ऐसा नहीं होता। आप बनाने के लिए अप्लाई कर दोगे, रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप जिस कैटेगरी से आते हो उसी कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो, वरना कोई भी एससी एसटी का बनवा लेता। ठीक है, तो आपका सब कुछ वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। कास्ट सर्टिफिकेट बनने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड लगता है, ठीक है, और आपके एड्रेस का प्रूफ लगता है, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं राशन कार्ड। राशन कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप पासबुक इस्तेमाल कर सकते हैं, पासबुक।
अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो आप वोटर आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 चीजें जो है वो आपकी एड्रेस प्रूफ के तौर पे लगती हैं। चारों में से एक भी है आपके पास तो काम बन जाएगा। खासकर लोग पासबुक का इस्तेमाल कर लेते हैं, पासबुक आसानी रहती है। और आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो कम से कम पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, पैन कार्ड। और पैन कार्ड भी नहीं है तो कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है तो कम से कम पासपोर्ट होना चाहिए। इतना आपके पास है तभी जाकर के आपका कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। अगली चीज आपकी फोटो लगती है। फोटो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना फोटो के कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होता है, इसलिए फोटो आप जरूर दें। और फोटो आपकी ऐसा नहीं कि एकदम बचपन वाली फोटो दे रहे हो, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। फोटो अपडेटेड दें, प्रेजेंट टाइम की फोटो दें, नई फोटो दे तो अच्छा रहता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको देनी होती है और कुछ आपको पैसे देने होते हैं। आपका आराम से जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बन के तैयार हो जाता है, सेंट्रल का भी स्टेट का भी। समझ में आ गई बात? तो मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। अब कुछ सतर्कता वाली बात समझा देती हूँ कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। सतर्कता वाली बात ये कि ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश का नाम बार बार इसलिए लेती हूँ क्योंकि मेरा पहचाना है, मैं वहीं की हूँ। अभी तो मैं उत्तराखंड में रह रही हूँ लेकिन मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, मैं वहीं की रहने वाली हूँ। तो बार बार जबान पे उत्तर प्रदेश नाम आता है, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर लीजिएगा। इसमें किसी कास्टवाद या स्टेटवाद का बात मत लीजिएगा आप। ठीक है, मेरा आपको समझाने का मतलब है, समझाने से मेरा मतलब है आप समझने पे फोकस करिएगा। तो मान लेते हैं आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, वहां का आपने आधार कार्ड दिया और आपने मतलब जो एड्रेस प्रूफ है आपने वहां का दिया, तो उस एड्रेस के हिसाब से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। और हमेशा कास्ट सर्टिफिकेट चाहे आप सेंट्रल लेवल का बनाओ चाहे आप स्टेट का, वहां पे सरकार का नाम होता है कि कौन से स्टेट में आपने बनवाया। जैसे उत्तर प्रदेश में बनवाया तो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लिखा होगा। बिहार से बनवाया तो बिहार सरकार, तेलंगाना से बनाया तो तेलंगाना गवर्नमेंट, तमिलनाडु से बनाया तो तमिलनाडु गवर्नमेंट। जिस स्टेट से आपने बनवाया है, जिस स्टेट के तहसील पे जाकर आपने बनवाया है या पोर्टल पे अप्लाई किया तो वो भी तहसील से ही होकर रहता है। तो जहां से आपने बनवाया है उस स्टेट का ऊपर नाम लिखा होगा। समझ गए? जहां से आपने बनवाया, जिसका आपने एड्रेस प्रूफ दिया है, उसी स्टेट का आपका बन के तैयार होगा। अब मान लेते हैं अब आप यूपी में नहीं रहते, अब आप कहाँ रहते हो? दिल्ली में रहते हो। आप सोच रहे हो हमें क्या करना है, दिल्ली में रहते हुए उसका उपयोग करना है। मान लेते हैं दिल्ली के काउंसलिंग में करना है, या अब आप दिल्ली में ही परमानेंट शिफ्ट हो गए हो, वहां पे करना है, तो आपको न्यू कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। न्यू कास्ट सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिल्ली स्टेट में परमानेंटली रह रहे हो और दिल्ली की भर्तियों के लिए आप उत्तर प्रदेश सरकार वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगाओ, नहीं हो सकता। आप तमिलनाडु में रहने लगे तो आपको तमिलनाडु में दोबारा से कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और आपको चेक करना पड़ेगा कि आप तमिलनाडु में आप लिस्ट में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। उसके अनुसार आपको कास्ट सर्टिफिकेट फिर से बनाना पड़ेगा, न्यू बनवाना पड़ेगा। ये वाला आपका वैलिड नहीं होगा। जैसे आप मान लेते हैं 10 साल पहले, आप मान लेते हैं 20 साल पहले मान लेते हैं आप रहते थे बिहार में। उसके बाद परमानेंटली आप कहाँ चले गए? परमानेंटली आप चले गए बैंगलोर में, यानी कि कर्नाटका में। और आपके बच्चे की पूरी पढ़ाई लिखाई कर्नाटका में हुई है, उसका सारा डॉक्यूमेंट डोमिसाइल वगैरह सब कर्नाटका का बन गया है। लेकिन अब बात आ रही है कास्ट सर्टिफिकेट की, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी उसका कर्नाटका सरकार ही जारी करेगी, आपकी बिहार सरकार नहीं जारी करेगी। समझ गए? तो आप जहां रहते हो, जहां के लिए आप डोमिसाइल चाहते हो, वहीं से कास्ट सर्टिफिकेट जारी करवाना होता है। अगर आपका कहीं और का है तो आपको दोबारा से नया बनवाना पड़ेगा। ठीक, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में आपका नाम, मम्मी पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी ऐसा है जो गलत है, एड्रेस, इसमें से कुछ भी ऐसा है जो गलत है, जो आपकी मार्कशीट 10th की मार्कशीट के हिसाब से नहीं है, तो आपको उसे सही कराना पड़ेगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में, चाहे वो आधार कार्ड हो, 10th 12th की मार्कशीट हो या आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, हर जगह आपका नाम, मम्मी पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सारी चीजें सेम होनी चाहिए। अगर जरा भी कुछ हेरफेर है, जैसे मान लेते हैं मेरा नाम सुमन यादव है मार्कशीट में और आधार कार्ड में है कुमारी सुमन यादव और कास्ट सर्टिफिकेट में है कुमारी सुमन यादव, तो मुझे मार्कशीट या तो बदलवाओ या तो बाकी डॉक्यूमेंट बदलवाओ, हर एक चीज सेम होनी चाहिए। आपके सभी डॉक्यूमेंट में हर एक चीज सेम होनी चाहिए, हर एक चीज वेरीफाई होती है। समझ गए बात? तीसरा सवाल ये आता है कि मैम हमारे पापा या हमारे मम्मी, पापा या मम्मी के आधार कार्ड में उनका नाम मान लेते हैं, जैसे मेरे फादर का नाम है अशोक कुमार, अशोक कुमार मान लेते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम अशोक कुमार है और मेरे सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स में
मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में फादर नेम में आ रहा है अशोक कुमार यादव, अशोक कुमार यादव, मान लेते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स में ये आ रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सरकारी नौकरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो सरकारी नौकरियों में इसका फर्क पड़ सकता है, उसके लिए आपको अपना डॉक्यूमेंट बदलवाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप कहीं एडमिशन के लिए जा रहे हो, आप एग्जाम कोई दे रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि जेई हो गया, नीट हो गया, सीयूईटी हो गया, या नर्सिंग पैरामेडिकल, ये सब के एग्जाम हो गए, तो इस केस में इससे कोई फर्क नहीं आता। सरकारी नौकरियों में फर्क आ सकता है, बाकी किसी जगह इस चीज से प्रॉब्लम नहीं आती। आपके मम्मी पापा के डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखा हो, अगर टाइटल वगैरह का या फिर एक आध चीजें मिस्टेक है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके सारे डॉक्यूमेंट में सब कुछ सेम होना चाहिए। समझ गए बात? तो ये सारी बातें मुझे आपको बतानी थी, हर एक चीज मैंने आपको कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्लियर कर दी। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड तो कमेंट में मेंशन करिए। ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी पे आपको अपडेट चाहिए कि ईडब्ल्यूएस कब का होना चाहिए, कैसे बनवाना है, क्या लगेगा, कहाँ से बनवाना है, वैलिडिटी क्या है, ऐसे ही पीडब्ल्यूडी के लिए चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं अलग से वीडियो उसके लिए बना दूंगी। ठीक है। दूसरी बात, आधार कार्ड लिमिट क्रॉस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है और आधार कार्ड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कमेंट कर दीजिए आधार कार्ड लिमिट क्रॉस, मैं उस पर भी आपको बहुत जल्द वीडियो बना के दे दूंगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। फिर भी आपका कोई ऐसा डाउट रह जाता है, आप अर्जेंट में कहीं फंस जाते हो, कॉल पे मुझसे बात करना चाहते हो, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 8957391589। ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज ही एक्सेप्टेड है। हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप हमसे कॉल अरेंज करवा सकते हैं। मैंने पेमेंट इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अगर मैं पेमेंट नहीं रखूंगी तो आप जानते हैं फालतू कॉल्स की लाइन लग जाएगी मेरे पास, और मेरे पास समय ही नहीं बचेगा कि मैं वीडियो बनाऊं या कुछ और काम करूं। तो पेमेंट रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि मेरे पास फालतू कॉल्स ना आए, और जिसको वास्तविक में ज़रूरत होगी उसके लिए 200 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका छोटा मोटा डाउट है कॉमेंट में मैंशन करिए, हर एक कॉमेंट का रिप्लाई होता है। ठीक है। दूसरा, आपको अगर डिटेल डाउट भी और आप फ्री में गाइडेंस चाहते हैं तो यूट्यूब पे टाइप करिए, जैसे मान लीजिए आपको आधार कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप टाइप करिए आधार कार्ड स्पार्कअप क्लासेस, तो आधार कार्ड से जुड़ी हमारी सारी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। ये सुविधा आप तभी यूज़ करिए जब आप अर्जेंट में फंसे हो, आपको कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तब आप ये सुविधा यूज़ करिए ताकि मेरा आपका समय जाया ना हो और दूसरा आपके पैसे भी जाया ना हो। क्लियर है? तो हम फ्री गाइडेंस के लिए आपके लिए टोटली तैयार हैं, लेकिन हमारा भी मिसयूज ना हो इसलिए हमें प्राइस रखना पड़ता है। ओके, दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू। बाय।